तो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे धारा 109 जो कि आईपीसी की धारा 307 के समरूप है। 307 जो कहती है हत्या का प्रयत्न, अब पढ़ा जाएगा 1 जुलाई से। जब बीएनएस लागू हो रही है 1 जुलाई से, तो क्या पढ़ा जाएगा? धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न। हत्या करने के प्रयत्न में 2 भाग हैं। धारा 109 में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब पहली बार अपराध हो। दूसरी कंडीशन क्या है? आजीवन कारावास से दंडनीय, जिसके ऊपर सजा हो गई है फिर उसके द्वारा अपराध किया जाए तो फिर दंडनीय है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हत्या करने का प्रयत्न। हत्या करने का प्रयत्न इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध है। इस धारा के अनुसार जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। क्या क्या जरूरी है इसके लिए? कोई किसी कार्य को ऐसे आशय ज्ञान ऐसी परिस्थितियों से करता, यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता। अतः यह कहा जा सकता है कि हत्या की परिभाषा में वर्णित 4 परिस्थितियों में से यदि किसी कारण से मृत्यु न हुई हो तो अपराधी हत्या के प्रयत्न का दोषी होता है। हमने आपको पहले वाले वीडियो में हत्या की 4 श्रेणियां बताई हुई हैं, तो जिन साथियों ने अभी हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है वो अवश्य रूप से देख लें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दूसरे शब्दों में यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब अभियुक्त द्वारा किसी की हत्या के आशय से प्रयत्न किया था। क्या किया था? अभियुक्त द्वारा किसी की हत्या के आशय से प्रयत्न किया था, किंतु किसी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण वह हत्या करने के प्रयत्न में सफल नहीं हो सका। हत्या करने के प्रयत्न में सफल नहीं हो सका। अतः स्पष्ट है कि इस धारा के लागू किए जाने हेतु अभियुक्त ने उसी आशय व ज्ञान से कार्य किया जो कि हत्या के अधीन सिद्ध दोष ठहराए जाने के लिए आवश्यक है। अर्थात इस धारा के लिए उन सब बातों का होना आवश्यक है जो किसी कार्य को हत्या का अपराध बनाने वाली हैं। अभियुक्त द्वारा अपनी तरफ से सभी कार्य करने के बाद और हत्या का अपराध पूर्ण होने से पहले जो स्थिति होती है उसी को इस धारा द्वारा दंडनीय बनाया गया है। मतलब क्या हुआ? अभियुक्त द्वारा अपनी तरफ से सभी कार्य करने के बाद जो अभियुक्त अपनी तरफ से सारे प्रयत्न कर लेता है और हत्या का अपराध पूर्ण होने से पहले जो स्थिति होती है उसे ही इस धारा के द्वारा दंडनीय बनाया गया है। यह धारा उन मामलों के संदर्भ में दंड का प्रावधान प्रस्तुत करती है जिनमें प्रयोजन का निष्पादन पूर्णता नहीं हो पाता है और प्रयोजन के निष्पादन में विघ्न दूसरे व्यक्ति की इच्छा से स्वतंत्र किसी कारण से पड़ता है। किया गया कार्य मृत्यु कारित करने के योग्य है। क्या है? किया गया कार्य मृत्यु कारित करने के योग्य होना चाहिए और मृत्यु कारित करने का आशय भी होना चाहिए। उदाहरण, किसी व्यक्ति को भोजन में कांच का चूर्ण मिलाकर खिलाना भी इस धारा के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न का अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? किसी व्यक्ति को कांच का चूर्ण मिलाकर खाने में खिलाना भी क्या माना जाएगा? इस धारा के अंतर्गत हत्या का प्रयत्न माना जाएगा, चाहे भले ही मृत्यु न हुई हो। प्रयत्न एक आशित प्रारंभिक कार्रवाई है जो अपना लक्ष्य मध्यवर्ती परिस्थितियों के कारण प्राप्त करने में विफल रहती है। इसी संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि धारा 109 और आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए उपपत्ति व शरीर के किसी नाजुक भाग पर कारित होना आवश्यक नहीं है। उपपत्ति का शरीर के किसी नाजुक भाग पर कारित होना आवश्यक नहीं है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन 109 आईपीसी 307 इंजरी नीड नॉट बी ऑन वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी। इस धारा के 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला भाग जो हत्या के सामान्य प्रयत्नों को दंडित करती है, जो हत्या के सामान्य प्रयत्नों को दंडित करती है। दूसरा, जहां हत्या के प्रयत्न के कारण उपपत्ति कारित की गई हो। नंबर तीसरा, जहां आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या का प्रयत्न किया जाए। 3 परिस्थितियां हैं। इस धारा के 3 भाग हैं। पहला क्या है? जो हत्या के सामान्य प्रयत्नों को दंडित करती है। नंबर दूसरा, जहां हत्या के प्रयत्न के कारण उपपत्ति कारित की गई हो। नंबर तीसरा, जहां आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या का प्रयत्न किया जाए। इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि को न्यायोचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने योग्य शारीरिक उपपत्ति की गई हो।
इसके लिए जरूरी नहीं कि मृत्यु कारित करने योग्य शारीरिक उपपत्ति की गई हो। यद्यपि वस्तुतः कारित उपपत्ति की प्रकृति, नेचर ऑफ इंजरी एक्चुअली काउज्ड, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में बहुधा सहायता देती है कि अभियुक्त का आशय क्या था। जो इंजरी, नेचर ऑफ इंजरी एक्चुअली काउज्ड क्या करती है, हमें ये निष्कर्ष में पहुंचने में सहायता करती है कि अभियुक्त का आशय क्या था। अभियुक्त के आशय का निष्कर्ष उन परिस्थितियों से भी निकाला जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में यहां तक कि बिना वास्तविक चोट को ध्यान में रखते हुए भी उसके आशय का निर्धारण किया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के कार्य और उस कार्य के परिणाम में विभेद करती है। यदि कोई है, क्या करती है, उस कार्य और कार्य के परिणाम में विभेद करती है। यदि कोई है, प्रयत्न कभी आपराधिक नहीं होता जब तक कि अंतिम कार्य न हो। प्रयत्न कभी आपराधिक नहीं होता है जब तक अंतिम कार्य न हो। विधि के अंतर्गत यह पर्याप्त है कि कार्य निष्पादित करने का आशय किसी प्रकट कार्य के साथ विद्यमान हो। ओवर एक्ट के तहत क्या हो, विद्यमान हो। जयनारायण मिश्र बनाम राज्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया कि जब 4 या 5 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति पर घातक आयुध जैसे फरसा आदि से हमला किया हो तो हत्या करने की अवधारणा की जा सकती है। किंतु चूंकि फरसा के धारदार हिस्से का प्रयोग चोट पहुंचाने में नहीं किया गया था, इसलिए आईपीसी की धारा 326 और 324 के अंतर्गत प्रत्येक द्वारा पहुंचाई गई चोट की प्रकृति के अनुसार अभियुक्त दंड के भागी थे, न कि धारा 307 के अंतर्गत। जब भी किसी धारदार हथियार के दूसरे पार्ट से चोट पहुंचाई जाती, जैसे देखिए फरसा किस में लगा होता है, लकड़ी में लगा होता है। किस में लगा होता है, लकड़ी में लगा होता है। और फरसा के धारदार हिस्से का प्रयोग न करके उसके पिछले मुधरी वाले हिस्से का अगर प्रयोग किया जा रहा है, उस स्थिति में पहुंचाई गई चोटों पर क्या होगा, धारा 326 और 324 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा, ना कि 307 के अंतर्गत। जहां साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी का एक और अन्य व्यक्ति के बीच पीड़ित की हत्या करने का समान आशय था, उस समान आशय से अग्रसर करने में अपीलार्थी ने उस अन्य व्यक्ति को पीड़ित पर गोली चलाने के लिए उकसाया, परंतु मृत्यु नहीं हुई। यह अब निर्धारित किया गया कि अपीलार्थी को हत्या करने के प्रयत्न के तहत दोष सिद्धि अधिमान्य है। क्या कारित कार्य का मृत्यु कारित करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है? क्या कारित कार्य का मृत्यु कारित करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है? यद्यपि किसी भी अपराध के प्रयास को दंड संहिता की धारा यानी आईपीसी की धारा 501 में के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। प्रयत्न को क्या माना गया है, 511 आईपीसी के तहत दंडनीय प्रयत्न माना गया है। परंतु इस संहिता की कतिपय धाराओं में अपराध विशेष के प्रयास को पृथक स्वतंत्र अपराध मानती हुए विशेष दंड की व्यवस्था की गई है। उदाहरण, युद्ध करने का प्रयास, क्या किया गया है, युद्ध करने का प्रयास, डकैती का प्रयत्न आदि। इसी प्रकार हत्या, आपराधिक मानववध करने के लिए दंड को बीएनएस की धारा 109 और आईपीसी की धारा 307 के तहत क्या माना गया है, दंडनीय माना गया है। क्या माना गया है, दंडनीय माना गया है। रेक्स बनाम फ्रांसिस कैसिडी के बाद में इस धारा के संदर्भ में अपना अभिमत व्यक्त करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने अब कथन किया है कि इस धारा के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न के अपराध में किया हुआ कृत्य ऐसा होना आवश्यक है जिससे प्रकृति के समान अनुक्रम में मृत्यु हो जाने की संभावना हो। क्या हो, समान प्रकृति के अनुक्रम में मृत्यु हो जाने की संभावना हो। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो वहां पर क्या माना जाएगा कि हत्या करने का प्रयत्न किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की पुष्टि करते हुए ओम प्रकाश बनाम पंजाब के बाद में अभिनिर्धारित किया। क्या अभिनिर्धारित किया कि इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध तब तक कारित हुआ कहा जाता है जब तक अभियुक्त का हत्या करने का प्रयत्न का आशय न हो। क्या ना हो, हत्या करने का प्रयत्न का आशय न हो। अगर हत्या करने का प्रयत्न का आशय है तो वहां पर क्या होगा, ये धारा लागू होगी। 511 जो आईपीसी की है वह अब बीएनएस की धारा कितने में है, 62 में वर्णित है। किस में वर्णित है, 62 में वर्णित है। तो किस में पढ़ा जाएगा प्रयत्न, 511 की जगह 62 बीएनएस में। विजय कुमार बनाम पंजाब राज्य के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त विजय कुमार का और 7 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ हत्या करने का प्रयत्न करने हेतु
दंडनीय अपराधों के लिए परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामला साबित करने हेतु 2 साक्षियों का परीक्षण किया और इन्हीं दोनों साक्षियों को, जिन्हें घटना के दौरान क्षतियां भी आई थी, की साक्ष्य का अवलंब लेते हुए आचरण न्यायालय ने क्या किया? हत्या करने के प्रयत्न के लिए दोषी ठहराया। अपील में उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर इस निष्कर्ष में सहमत हुए कि घटना शगुन लाल के घर में घटित हुई थी और घर में दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की उपस्थिति विवादग्रस्त नहीं थी। अतः उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोष सिद्धि को अधिमान्य कर दिया, मतलब मान्य किया। अभियुक्त के कृत्य से नहीं बल्कि अन्य कारण से मृत्यु होना। भूपेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य के मामले में यह साबित हो चुका था कि अभियुक्त ने मृतक पर गोली चलाई, परंतु इस बात का सबूत नहीं था कि मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण ही हुई थी। अतः अभियुक्त को धारा 307 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया गया, ना कि धारा 302 के अंतर्गत। ये एक अपने आप में अलग मामला हो गया। फिर से पढ़िए, फिर से हम आपको समझा रहे हैं, फिर से सुनिए। भूपेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह साबित हो चुका था कि अभियुक्त ने मृतक पर गोली चलाई, परंतु इस बात का सबूत नहीं था कि मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण ही हुई थी। अतः अभियुक्त को हत्या करने के प्रयत्न के लिए सिद्ध दोष किया गया। खंदू के बाद में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सिर पर लाठी से प्रहार किया और उसे मृतक समझकर उसे झोपड़ी में आग लगा दी, जिसमें घायल व्यक्ति था, जिससे अपराध के सारे साक्ष्य नष्ट हो जाएं। चिकित्सीय रिपोर्ट के मुताबिक लाठी के प्रहार से केवल बेहोश हुआ था, उसकी मृत्यु वस्तुतः जल जाने के कारण हुई थी। अभियुक्त को हत्या करने के प्रयत्न के लिए सिद्ध दोष किया गया। जब किसी महिला ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को धतूरा खिलाया हो और वे ना मरे हों, तो अब निर्धारित किया गया कि वह धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न के अपराध की दोषी थी, क्योंकि उपधारणा की जा सकती है कि उसे यह ज्ञात था कि धतूरा खा लेने से मृत्यु संभव हो सकती है, भले ही धतूरा उसने इस आशय से ना खिलाया हो। इसी प्रकार जहां किसी महिला की हत्या कारित करने के आशय से उसे आर्सेनिक संख्या मिश्रित मिठाई भेजी गई हो और वह मिठाई उस महिला के अलावा अन्य 2 व्यक्तियों ने खाई हो, परंतु उनमें से कोई भी न मरा हो, तो यह निश्चित किया गया कि अभियुक्त न केवल उस महिला की हत्या के प्रयत्न का दोषी था, बल्कि 2 अन्य व्यक्तियों की हत्या का दोषी माना गया। भरे हुए अग्नायुध चलाने का प्रयत्न करना, अटेम्प्ट टू डिस्चार्ज लोडेड फायर आर्म्स, जहां एक गोली चलाने में अभ्यस्त व्यक्ति ने 6 कदम की दूरी से एक व्यक्ति पर गोली मारी। यह अब निर्धारित किया गया है कि उसे ज्ञात होना चाहिए कि उसके कार से मृत्यु हो जाने की संभावना है। यह तथ्य कि जिस कुर्सी पर पीड़ित बैठा उसी कुर्सी की पीठ पर कई गोलियां लगी, जिसने उन्हें बीच में रोक लिया और इस प्रकार एक घातक परिणाम होने से बच गया। अब निर्धारित किया गया इससे अपराध जो कि 307 आईपीसी हत्या के प्रयत्न का कम होकर धारा 324 में नहीं हो जाएगा, क्योंकि यदि जिस व्यक्ति पर गोली मारी गई थी वह मर जाता तो अभियुक्त हत्या का दोषी होता। यह भी सुनिए साथियों, होता क्या, गोली चलाई गई और गोली उसकी चेयर के पीछे वाला जो हिस्सा रहता है उसमें जा लगी, जिस कारण उसको गोली नहीं लगी, तो मामला 324 के अंतर्गत कायम किया गया होगा। लेकिन न्यायालय ने क्या माना कि 324 नहीं 307 के अंतर्गत ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कुर्सी नहीं होती, वो कुर्सी को पार करके गोली उसको लगती तो उसकी मृत्यु संभावित थी। ओम प्रकाश बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में अभियुक्त ने उसका पीछा कर रहे पुलिस पार्टी पर भरी पिस्तौल दागी। यद्यपि निशाना चूक जाने के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, फिर भी अभियुक्त को हत्या के प्रयत्न के लिए क्या किया गया? सिद्ध दोष किया गया। हत्या के प्रयत्न के लिए क्या किया गया? सिद्ध दोष किया गया। राजेंद्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामले में अभियुक्त एक मकान मालिक था, जिसने किराएदार द्वारा मकान खाली किए जाने से इनकार किए जाने के कारण उस पर गोली चलाई। अभियुक्त को हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी पाया गया। तो साथियों, ये हुए कुछ उदाहरण जो हमने आपको बताए हैं, जो हमने आपको समझाने की कोशिश भी किए हैं। 1-2 उदाहरण और हम बता देते हैं। का ने एक बालक की हत्या करने, का एक व्यक्ति है, इसने क्या किया, एक जीवित बालक जो कि चल फिर नहीं सकता है, उसको एक निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जहां पर कोई आता जाता नहीं है, और इसलिए छोड़ा ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, और वो उस बालक की मृत्यु नहीं होती है, तो ए ने उक्त अपराध किया, हत्या करने का प्रयत्न का अपराध किया है। नंबर 2 उदाहरण, ए ने एक बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया, बंदूक खरीदी,
उसमें गोलियां भरी, अभी तक उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने लीगल तरीके से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया और लीगल तरीके से बंदूक खरीदी, लीगल तरीके से गोली भरी। लेकिन उसी ए व्यक्ति ने बी की हत्या करने के लिए बंदूक उसके ऊपर तान दी, बी की हत्या करने के आशय से उस पर बंदूक तान दी और उसके बाद गोली चला दी। किसी कारणवश बी की मृत्यु नहीं हुई, बच गया बी। तो इन परिस्थितियों में ए क्या होगा, हत्या करने का प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। अगर बी पर हत्या करने के लिए बंदूक चलाता है, भले ही उसमें गोली ना भरी हो, तो भी क्या माना जाएगा, हमने एक उदाहरण बताया था कि उसका आशय उसी प्रकार माना जाएगा, यानी उसका प्रयत्न क्या था, हत्या करने का प्रयत्न था। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। विष द्वारा ए की हत्या करने का आशय रखते हुए का विष खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो का के अपने पास रहता है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया है। का उस भोजन को या की मेज पर रखता है और या की मेज पर रखने के लिए या के सेवकों को प्रेरित करता है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया, मतलब मिला के वहां तक पहुंचा दिया जिसको खाना है, अपराध हो गया, समझ लो हत्या के प्रयत्न का। क्या हो गया, समझ लो अपराध हो गया हत्या के प्रयत्न का। तो साथियों ये क्या हुआ, ये हमने आपको बताया हत्या के प्रयत्न के बारे में। अब हम आपको बता देते हैं कि जो कोई हत्या का प्रयत्न करता है, पहली बार अपराध करता है, तो उसको सजा आजीवन कारावास व जुर्माना से दंडनीय होगा और साथ ही साथ सिद्ध दोष रहते हुए सजा के अधीन रहते हुए फिर से उपपत्ति कारित करता है। इसी प्रकार की, किस प्रकार की, इस प्रकार की जिसमें कि हत्या के प्रयत्न का अपराध कायम होता है, ऐसी उपपत्ति कारित करता है। तो उस स्थिति में उस अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, आजीवन कारावास से भी दंडित किया जा सकता है और शेष प्राकृतिक काल के लिए भी कारावास से दंडनीय किया जा सकता है। तो साथियों ये हुई धारा 109 जो कि आईपीसी की धारा 307 के समरूप है, हत्या करने का प्रयत्न।